हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं या हमारा आज का चैप्टर नंबर है वो है 13। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। सो आज ये चैप्टर अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 13, द नेशनल मूवमेंट। आई नो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते हुए मेन मेन पॉइंट्स को आपको क्लियर कर देंगे। ओके, आई होप इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट ना रहे इस चैप्टर में और एक एक चीज़ें आप लोगों की अच्छे से क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर डील्स विद नेशनलिज्म। क्या है नेशनलिज्म, है ना, वो हम देखते हैं। The second half of 19th century witnesses the rise of nationalist movement in India. 19th century से nationalist movement जो पूरे राष्ट्र को लेके एक मूवमेंट्स होने लग गए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। India emerged as nation with a new national consistent and organized national movements, ठीक है। In December 1885 the Indian National Congress was born. हमारे INC की 1885 में स्थापना होती है और इन्होंने फिर धीरे धीरे करके हमारा नेशनलिज्म मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद किया। इफेक्ट ऑन ग्रेट राइजिंग 1879। देखिए अब फॉरेन रूल्स क्या थे उस टाइम पे, ठीक है, एक एक चीज देखते हैं हम। इफेक्ट्स क्या हुए उसके बाद हमारे जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। द ब्रिटिशर लेट इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। ब्रिटिशर कैसे ना कैसे करके इस रिवॉल्ट के बाद अपना एक तरीके से इंटरेस्ट को लेके, ठीक है, ये सारी चीजों को लेके ज्यादा वो हो गए। द नेशनल मूवमेंट हर जगह पे एंटी इंडियन के खिलाफ वो लग गया। with the exception of certain section among India, for example, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जितने भी फार्मर्स थे, सारे के सारे लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए उतर गए। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या थी, ठीक है। द इंग्लिश रूल बिकेम द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो इंग्लिश रूल मतलब जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही चीजें एकदम इंडिया एक बैकवर्ड पोजीशन में चले गया। सेकेंड पॉइंट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट डज नॉट एनकरेज इंडियन इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ग्रोथ। देखिए ब्रिटिशर गवर्नमेंट इंडिया की जो गुड्स थे, इंडिया की सर्विस थे, इंडिया के जो एग्रीकल्चर चीजें थे उनको कम करना, उनको बंद करना, उनको प्रमोट करने पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहते थे अपने गुड्स अपनी सर्विस को प्रमोट करना। थर्ड पॉइंट, देयर इंटरेस्ट डिमांडेड द इंडिया मार्केट एज मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। वो चाहते थे कि इंडिया में जो इंडियन मार्केट है उसमें ब्रिटिशर गुड्स हो, ठीक है। इंडियन गुड्स को वो बिल्कुल खत्म करना चाहते थे। इंडियन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल वो यूज नहीं करने पे कर रहे थे और अपने प्रमोट्स अपनी सर्विसेज अपने गुड्स को प्रमोट करने पे ज्यादा फोकस था। देयर इंटरेस्ट डिमांडेड द कंटिन्यूएशन ऑफ इंडिया। देखिए वो चाह रहे थे कि उनके गुड्स बने। दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ रूरल एंड अर्बन हैंडीक्राफ्ट। सो इंडिया में जो काम चल रहा था, जो आर्टिस्ट थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले थे, उनका बिजनेस एकदम डाउनफॉल में चले गया क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अपनी चीजें अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने पे फोकस था उनका। इंडस्ट्री स्टैब्लिश विद ब्रिटिश कैपिटल एंड ओन कंट्रोल बाय ब्रिटिशर अलोन वाज अलाउड टू डेवलप फ्रीली। जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडस्ट्रीज आती थी बस वही आगे बढ़ के काम कर पा रही थी, पर जो इंडियंस थे जिन्होंने अपनी सेटअप या अपने उनके बिजनेस थे वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनको उतनी फैसिलिटीज जो चीजें उनको चाहिए थी वो मिल ही नहीं पा रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारा कंट्रोल कर रखा था उस पर, ठीक है। द कैपिटलिस्टिक एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया वॉज डिसकंटिन्यू। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज जो बिजनेस करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे क्योंकि उनको उसमें वहां प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा था, उनका ग्रो ही नहीं हो पा रहा था बिजनेस। क्योंकि बिजनेस ग्रो करने के लिए दे वांट फाइनेंशियल सपोर्ट, दे वांट सच पॉलिसी जो उनका बिजनेस ग्रो करे, बट वो चीजें हो नहीं पा रही थी। तो धीरे धीरे करके इकोनॉमिकली इंडिया बिल्कुल एकदम लोअर लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडिया वेल्थ वॉज सेंट टू इंग्लैंड। इंडिया में जैसे जो पैसे होते थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स अपने पास, बोलते ना इंडिया पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, फिर धीरे धीरे करके इंडिया का जो पूरा हम बात करें इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही डाउनफॉल में चली गई। फैमिलीज
cause a big loss of life and property due to the poor live measure, lack of family support and policies. वहाँ के लोगों को, इंडियंस को स्पेशली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ों को लेके। जो भी डिफरेंट पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जो भी चीज़ें उन्होंने की, उनसे ना ब्रिटिशर्स को इंडियंस को काफ़ी नुकसान हुआ। उनको, उनकी फैमिली को एक तरीके से फाइनेंशियली तो कोई मदद ही नहीं मिल पा रही थी कहीं से। द गवर्नमेंट सपोर्ट द फॉरेन कैपिटलिस्ट, जमींदार सिस्टम, ये सारे सिस्टम फॉलो कर दिए थे, तो उससे तो वहाँ इंडियंस जो रह रहे थे उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये इकोनॉमिक चीजें उनकी बहुत खराब हुई। सेकेंड लिखा है डिसकंटेंट अमंग द एजुकेटेड पीपल। अब इसमें क्या है, द एजुकेट यंग मैन वर इक्वली डिसकनेक्टेड, दे सफर फ्रॉम गोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए उस टाइम पे जो भले पढ़े लिखे लोग थे ना, वो उनको भी कोई जॉब मिल ही नहीं रही थी। अब ब्रिटिशर चाहते थे उनके उनके एकदम जैसा वो बोले वो वैसा काम करें, बट ऑफ कोर्स हर कोई राजी तो नहीं हो सकता था। अब जो राजी हो गया, उनको जॉब मिल गई, वो कर पा रहे। जिनको नहीं मिली तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, उनको रोजगार ही नहीं है, कैसे वो कर पाएंगे। दे बिलीव द फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल एंड अलोन प्रोवाइड देम विद अ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर वो खुद करना चाहे तो वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जैसा चाहते थे वो वैसे ही चीजें हो पा रही थी। द ब्रिटिशर वर नॉट रिलक्टेंट टू गिव देम पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिशर्स भी बहुत चालू थे, उनको वो कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई भी ऐसी पावर या कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाह रहे थे जो उनकी आगे चल के बेनिफिट में ना हो। दे वर सिस्टमैटिकली डिप्राइव फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज टू कंपेयर विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते थे, उनको कहीं पे भी ऐसी कोई एग्जामिनेशन जिसमें कोई हायर लेवल की पोस्ट के एग्जाम हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें हो रही है, उसमें भी उन लोगों को नहीं अपना कंट्रीब्यूशन देने दिया जाता था। तो देख सकते हो हर तरीके से उनको डिप्राइव किया जा रहा था। चाहे एजुकेशन से, एजुकेशन दे भी रहे थे तो वो अपनी वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस था, है ना। अब उनका इकोनॉमिकली बिल्कुल उनको ऐसे कर देना कि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो हर तरीके से उनको बिल्कुल ही खत्म कर देने की बात हो रही थी। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। इम्पैक्ट क्या पड़ता है वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन का, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज इंपॉर्टेंट इन फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट। देखिए नेशनल मूवमेंट शुरू ही हुआ जब उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन भी देंगे तो पूरा वेस्टर्न एजुकेशन के फॉर्म में देंगे। तो इससे क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट्स हर जगह शुरू हुए, क्योंकि उनका इंडियंस लोगों के लिए तो इट इज नॉट बेनिफिट है हाउ दे कैन लर्न ऑल दीज लैंग्वेजेस, ठीक है, क्योंकि उनकी जो पहले की पढ़ाई है उन्होंने जो किया है इट इज नॉट इन वेस्टर्न लैंग्वेजेस में, है ना। इंडियन गॉट अ चांस टू स्टडी वेस्टर्न लिटरेचर एंड हिस्ट्री। इंडियंस को मिला ये चांस कि वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न हिस्ट्री एंड ये सब पढ़े। द वर्क ऑफ यूरोपियन राइटर, देखिए उन लोगों को ये चीजें मिली, बट अब हर इंडियंस वो चीज एक्सेप्ट भी तो नहीं कर सकता ना, तो ये चीजें थी। इंग्लिश एज यूनिफाइंग फोर्स। इंग्लिश को मतलब एकदम ऐसे मान लिया एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एक तरीके से। बाकी जो इंडियन लैंग्वेजेस थी या जो उनकी स्टेट लैंग्वेजेस थी उनको बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाए और इंग्लिश को किया जाए, क्योंकि इंग्लिश से ही उनको आगे जाके ट्रेड बिजनेस और उनके लिए बेनिफिट थे। तो उन्होंने एजुकेशन भी इंग्लिश में ही देनी शुरू की। English language became a medium to spread the modern idea and communicating among the educated India from different parts of world. इंग्लिश ही एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनी उनकी, कि अगर वो कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में ही दी जाए, ठीक है। They could not mix with each other, exchange their thoughts and ideas, ठीक है। अब वो ऐसी चीज उन्होंने कर दी कि लोग अपनी चीजों, अपनी बात भी नहीं रख पा रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने बिल्कुल इंग्लिश ऐसे कंपलसरी हर चीज में कर दिया, तो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, ठीक है, चीजों को कैटल करना। द लैंग्वेज बैरियर्स फॉर वाइप्ड आउट एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिकम द कॉमन टू ऑल। मतलब इंग्लिश जिसको आती है दे आर द सुप्रीम, और उनके पास पावर हो उनको ही एजुकेशन मिले, और जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर ऐसी चीजें तो उनको बिल्कुल ही वंचित कर दिया जाएगा एजुकेशन सिस्टम से। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। अब उस टाइम पे रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दोनों ऐसा रोल प्ले करते थे कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को ये जताएं कि हमें एक साथ मिलके इन लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मुश्किल हो जाएगी चीजें सरवाइव करना।
तो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपे गए, डिफरेंट जगह टीवी रेडियो प्रेस में बहुत सारे ऐसे उन लोगों को जागरूक किया गया, अवेयर किया गया कि आप ये चीज़ें, आप हमारे साथ खड़े होइए, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भी चीज़ें गलत हो रही है, हम उसके खिलाफ लड़ पाए। ठीक है, तो रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर एंड मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट था इस मूवमेंट को बूस्ट अप करने के लिए। द प्रेस स्प्रेड द मैसेज ऑफ पेट्रोलिज्म, ठीक है, एक देशभक्ति की भावना इंडियंस में जागरूक करने का काम ये करने लगते हैं। न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड ब्रॉट द ट्रू नेचर ऑफ फ्रंट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज कुछ ऐसे जो भी गलत चीजें हो रही है उनके बारे में उन्होंने छापना शुरू किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केसरी से लेके द हिंदू से लेके द मराठा से लेके ये सारे उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे जो बहुत ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे जो लोग उससे प्रभावित हो और लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर पाए। लिटरेचर इज अ फिक्शन, एसे एंड पेट्रियोटिक पोएम्स, अलग अलग वेव में अलग अलग चीजों में उन्होंने अपना रोल किया। ठीक है, ताकि वो लोगों को थोड़ा सा चीजों के बारे में बता पाए। ठीक है, इसमें डिफरेंट रविंद्रनाथ टैगोर से लेके बंकिम चटर्जी से लेके सारे लीडर्स इनमें अपने आर्टिकल्स एंड सारी चीजें लिखते थे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब ये क्या है? ठीक है, कि लोगों को एक साथ खड़े हो रहा है इस चीज को लेके। द ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द कंट्री। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिस्टम रहे, पूरी कंट्री में एक टाइप का शासन फॉलो हो। द लॉज वर मेड यूनिफॉर्म एंड अप्लाइड टू एवरीवन। लॉज जो हो वो सारी कंट्री सब में एक जैसा ही फॉलो हो, ऐसा नहीं हो कि कोई कहीं पे एक तरीके से अपना जो चाहते हैं वो पूरी कंट्रीज में वैसा ही लॉ फॉलो हो। एवरीवन इकोनॉमिक लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रीज वाज इंटरलिंक्ड। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक डिफरेंट थी बाकी सबसे, बाकी कंट्रीज से। ठीक है, modern trade and industries that began to develop in India in second half of 19th century was also great unifying factors. Working together in factories create a sense of solidarity and unity. ठीक है, ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इंट्रोडक्शन उस टाइम पे रेलवेज एंड टेलीग्राम्स एंड इन सब का हुआ था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये सब, ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ये जो जितनी चीजें हैं ये भी इंडिया में लेके आए थे, रेलवेज हो, रोडवेज हो, टेलीग्राम्स हो, ये सारी चीजें। रेडिकल एरोगेंस ऑफ रूलर्स, क्या उनका एक था, अब वो हम देखते हैं। द ब्रिटिशर हैव फीलिंग ऑफ रेडिकल सुपीरियरिटी एंड ट्रीटेड इंडियन विथ कंटेम्प्ट। ठीक है, वो अपने आप को एक सुपीरियर समझते थे, दैट वी आर सुपीरियर, है ना, हमारे पास पावर है, हमारे पास सारी चीजें, तो हम जैसा चाहें या जैसा जिसको बोले हम वैसा कर सकते हैं। इंडियंस फील ह्यूमिलिएटेड अबाउट देयर कंट्री, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू एंटर इन इंग्लिश क्लब्स, जो उनके क्लब्स होते थे उसमें उनका एंटर भी नहीं किया जाता था। उनको बस ये जताया जाता था कि यू आर इंफीरियर एंड वी आर सुपीरियर एंड हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल विद द ब्रिटिशर इन द सेम कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। देख रहे हो, जहाँ ब्रिटिशर्स ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे जहाँ पे, या जहाँ पे भी वो लोग होते थे वहां पे इंडियंस को नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, उनको अब्यूज किया जाता था, इंसल्ट किया जाता था। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये जताया जाता था कि हम सुपीरियर हैं। ठीक है, तो आप हमसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज ऐसे बना दी कि उनको पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए। द इंडियन पीपल वर डिस्क्रिमिनेट, इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड। ठीक है, उनको कैसे ना कैसे करके ह्यूमिलेट किया जाता था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ऑल द इंडियन कुड एक्सेप्ट जस्टिस इन द डिस्प्यूट बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द इंडियंस। ठीक है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स हुआ करते थे। द इंग्लिश जजेस ऑफ्टन लेट ऑफ यूरोप वर फाउंड गिल्टी एंड सीरियस क्राइम्स टू द स्मॉल फाइन। ठीक है, दिस क्रिएट अ ग्रेट डील ऑफ रेस्टमेंट एंड बिटरनेस। धीरे धीरे करके ये चीजें बहुत बिटरनेस एंड बहुत खराब हालत हो गई इनकी। ठीक है, द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द इंडियंस वाज अरोस्ड। उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो पूरी खत्म हो गई। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके डिफरेंट नेशनल मूवमेंट्स चालू हुए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपना मूवमेंट्स शुरू किए। ठीक है, राइज ऑफ नेशनल, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, द इंडियंस वर नॉट अपॉइंटेड टू द हाई पोस्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया डिफरेंट IAS IPS
जो एग्जाम्स होते थे, जो हाई पोस्ट के एग्जाम्स होते थे, वहां पे इंडियंस को देने ही नहीं दिया जाता था वो एग्जाम्स, ठीक है, उनको वहां से बिल्कुल ही कट आउट कर दिया जाता था, हम कह सकते हैं। अब इंडियन नेशनलिज्म राइज हुआ 1885 से लेके 1905 तक, ठीक है, जब पूरा बंगाल का पार्टीशन तक, यहाँ पे पूरा बहुत ऐसे सिचुएशन लास्ट में हो गई थी ना कि बस अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। अब बहुत हमने युद्ध कर लिए, बहुत वॉर्स देख ली, सारी चीजें देख ली, अब तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। अब हम सब एक साथ है और हमें आगे बढ़ना है इसको लेके। द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी फॉर्म्ड बाय इंडियन वाज वी ब्रिटिशर इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ये फर्स्ट एसोसिएशन बनी। इट वाज फॉर्म्ड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन 1851 एट कैलकाटा, अ ब्रिलियंट स्कॉलर, लॉयर एंड ऑर्गेनाइजर। ये जो थे काफी अच्छे लॉयर भी थे, स्कॉलर भी थे, ऑर्गेनाइजर भी थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द सिविल एग्जामिनेशन। जो बनर्जी थे वो ऐसे फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने अपना सिविल सर्विस एग्जाम पास किया गया था। He took up policies and 1879 founded इंडियन एसोसिएशन। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन भी बनाई और वो फर्स्ट ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपना सिविल सर्विस एग्जाम भी पास किया। The association organized demonstration of peasant and workers in Britisher-owned tea plantation. In 1883, Surendranath Banerjee set up the first All India political organization and organized All India National Congress. देखिए उन्होंने उस टाइम फर्स्ट टाइम अपनी ऑल इंडिया कांग्रेस को स्टैब्लिश्ड किया, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अब हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आई थी, हमको सबको पता है, और वो एक ऐसी उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने धीरे धीरे करके हमारे इंडिया को ये बताना शुरू किया। और ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेशन हमारा कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, और लेड बाय WC बनर्जी, और बॉम्बे में इसका सबसे पहले सेशन हुआ था, ठीक है। फिर हम पढ़ते, दिस वॉज टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्रोमिनेंट इंडियन कुड मीट टू कन्वे देयर व्यू एंड। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस टाइम इतना ऐसा था ना कि जो बड़े बड़े लीडर्स वो आते थे, वो अपनी बात रखते थे कि अब हम क्या करें, अब हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो एकदम करो या मरो वाला होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम बिल्कुल उनको ब्रिटिशर्स को अपने इंडिया से कट ऑफ कर दें। Who wanted to organize to work for moral and material and political progress in country, ठीक है। वो लोग चाहते थे कि हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कर पाए इसको, ठीक है। ही गॉट द कॉपरेशन फ्रॉम इंडियन लीडर्स का बहुत कॉपरेशन मिला, उन्होंने फिर कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है, और फर्स्ट सेशन भी लेके आए इस चलते, ताकि वो चीजें ये सारी डिस्कस कर पाए उसमें। ही ऑल्सो अटेंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट, देखिए उनको काफी लोगों ने उनको एक तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम उनको लगा कि यही लीडर है जो अब हमारी सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे और चीजें अच्छी हो पाएगी। द कांग्रेस प्रोटेक्ट्स ऑल द डिस्क्रिमिनेशन अनइक्वल ट्रीटमेंट। कांग्रेस ने अब कहा हमारे साथ जो गलत होना था, ये जो चीजें हो गई है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, अब टाइम आ गया इन सब चीजों को खत्म करने का। इट डिमांडेड रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हमारा एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट में हमारे लोगों को अपॉइंट करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड वे, अब धीरे धीरे करके उन्होंने कहा अब हम सारी प्लानिंग, देखिए पहले भी उन्होंने काफी मूवमेंट्स किए, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, काफी चीजें वो नहीं कर पाए। तो अब वो चाह रहे थे कि वो अपनी चीजों को ऐसे करें कि पहले से सारी चीजें प्लान्ड होके करें, ताकि आगे उनको दिक्कत ना आए इस चीजों में, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट लीडर्स उनके काफी थे जो एक साथ, जहां से VC बनर्जी से लेके मदन मोहन मालवीय से गोपाल कृष्ण गोखले से लेके सारे कांग्रेस के लीडर्स एक साथ खड़े हुए, चाहे वो कोई सदन कोई भी स्टेट का हो, सब एक साथ खड़े हुए, इसलिए तो इसको नेशनल मूवमेंट कहा गया, एक राष्ट्र के लिए मूवमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग थे उसमें, सब लोगों को कंबाइन करके आगे बढ़ के उन्होंने ये मूवमेंट की शुरुआत की और इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। उसमें टीचर्स भी थे, लैंडलॉर्ड्स भी थे, सब लोग उसमें भाग लिए। और ये जो टाइम पीरियड है जिस इम्पोर्टेंट 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, फर्स्ट सेशन भी उस टाइम बॉम्बे में हुआ था, लेड बाय WC बनर्जी। ईयर कौन सा है? 1885, ठीक है। और इससे लेके हमारा
1905 तक ये सारे मूवमेंट्स को आगे वो बढ़े। ठीक है, अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, मेजर डिमांड कांग्रेस ड्यूरिंग द टाइम, देखो उनकी डिमांड क्या थी, ये सारी जो 9th तक लिखी है ना, ये कांग्रेस की डिमांड थी बाय ब्रिटिशर्स। कांग्रेस चाहते थे ये सारी चीजें आप हमें दो, अब टाइम आ गया है, अब हम आप लोगों से ये डिमांड्स कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेशन हो लेजिस्लेचर में, ठीक है, जो जहाँ लॉ बनते हैं वहां पे क्या ब्रिटिशर्स ने अपने ही लोग बिठा रखे थे, वो लोग अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाते थे जो उनको ठीक लगता था, इंडियंस वहां पे कोई थे नहीं, और वो चाहते थे हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हो इस लेजिस्लेचर में। ठीक है, हमारी सर्विस हो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम हो, ठीक है, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हम दे पाए। ठीक है, इंग्लैंड में तो हो ही ये सब चीजें, और इंडिया में भी एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और जो हायर पोस्ट के एग्जाम्स है वो इंडिया में भी हो, इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी मिले इन सब चीजों में। ठीक है, कल्टीवेटर्स जो प्लीजेंट्स लोगों पे जो इतना बर्डन हो गया है टैक्स का, जो ये सारी चीजें कम हुई। ठीक है, सिविल राइट्स हो उनके पास, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को अलग रखा जाए। ठीक है, और सॉल्ट ड्यूटी नहीं हो उनपे। ठीक है, तो ये जो उस टाइम के मेन इश्यूज थे, सबसे मेन एजुकेशन से लेके उनकी जो ड्यूटी, उनकी जो टैक्सेस थे, उनकी जो राइट्स थी, उनको ध्यान रखा जाए। अब वो चाहते थे ये डिमांड्स हमारी फॉलो हो, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट फॉलो करे, नहीं तो हम फिर जानते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, ये क्या चीजों से हमें आगे बढ़ना है, दे नो दैट। ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियंस, देखिए उन लोगों का एटीट्यूड कैसा था, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उनका एटीट्यूड इंडियंस के थ्रू कैसा था, उनको लगता था कि थोड़े टाइम ये करते हैं ऐसे विरोध, फिर उसके बाद वो काम डाउन हो जाते हैं, है ना। अब इन लोगों ने इतनी सारी डिमांड रख दी, हम इग्नोर भी कर देते हैं, ज्यादा विरोध हुआ तो एक दो चीजें उनकी मान लेंगे, जैसे शुरू से वो मानते आए है ना, उनको जब लगता है जी ज्यादा पैमाने पे ये चीजें हो रही है तो वो एक दो चीजें उनकी मान लेते थे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए डफरिन जो उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने जब कांग्रेस से ये सारी चीजें रखी गई ना, उन्होंने सबसे पहले डिसअप्रूवल दिखाया, ये चीजें तो फॉलो नहीं करेंगे हम, है ना। द गवर्नमेंट टू कीप द गवर्नमेंट ऑफिसर अवे फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, जो वहां के लोग थे ना वो कांग्रेस को अपने से अलग ही रखना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था उनमें ऐसे लीडर थे, बनर्जी से लेके आपके जितने भी हमने लीडर्स पढ़े, वो ऐसे लीडर्स थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, नॉलेजेबल थे, और उनमें गट्स थे। वो लोग अपने को, अगर वो लोग एंटर हो गए उनके लेजिस्लेचर में, तो समझ लीजिए कि उनका बिल्कुल डाउनफॉल होना तय है। ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉज जो एजुकेशन से, दे पास स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल ये सारी चीजों, प्रेस वगैरह, एजुकेशन को कंट्रोल करने के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए उसमें। ठीक है, उनकी जो माइल्ड पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस लेड टू मिलिट्री एलिमेंट्स, देखिए उन सब चीजों को करने के लिए उन्होंने एक तरीके से ऐसे कर दिया कि कैसे भी बस हमें थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल कर पाए, और चीजों को हम अपनी तरह से जैसे चलाना चाहें वैसे करा पाए। ठीक है, so in this video we will do it from here only. Thank you.